सो हेलो एनिमे फैंस। तो वन पीस का न्यू चैप्टर 1103 हम लोग के सामने आ चुका है एंड इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर का स्टार्ट होता है और हमें सबसे पहले दो कवर पेज देखने को मिलता है, जिसमें से एक वीकली सोनन जंप वाला कवर पेज है और एक कलर स्प्रेड वाला कवर पेज है। और दोनों ही कवर पेज पे ड्रैगन का थीम होता है, क्योंकि बेसिकली जो 2024 आने वाला साल है वो ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, मंकी डी ड्रैगन नहीं, यहाँ पे रियल वाला ड्रैगन का बात हो रहा है। इसीलिए हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ड्रैगन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लाइक सभी कैरेक्टर्स ने ड्रैगन के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। और फिर स्टार्ट होता है हम लोगों का चैप्टर, जिसका नाम होता है आई एम सॉरी फादर। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कुमा की बैक स्टोरी खत्म हो गई थी और बोनी ने कुमा की सारी मेमोरीज को देख लिया था और बोनी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो इस चैप्टर का स्टार्ट वहीं से होता है, जहाँ पे बोनी खुद को थोड़ा सा संभाल रही होती है और उस मेमोरी वाले रूम से बाहर निकल कर आ रही होती है। वहीं पे जो वेगापंक होता है वो उसका वहीं पे इंतजार कर रहा होता है बाहर में ही। फिर वेगापंक बोनी से पूछता है कि क्या तुमने सारी मेमोरीज देख ली? तो बोनी बोलती है हाँ, मैंने सारी मेमोरीज को देख लिया है। तो फिर वेगापंक बोनी को सॉरी बोलता है, क्योंकि वह अपना प्रॉमिस तोड़ दिया होता है जो कि उसने कुमा से किया होता है। और यहाँ पे जो बोनी होती है वो कुमा की सारी मेमोरीज देख लेती है। फिर बोनी जो होती है वो भाग कर जाती है और वेगापंक को जोर से गले लगा लेती है, क्योंकि वह अब तक तो समझ चुकी थी कि इस सब चीज़ों में वेगापंक का कोई गलती नहीं है। इस सब में तो गलती है उस साले बुढ़े सैटर्न का। तो फिर वेगापंक बोनी को एक गिफ्ट देता है जो कि उसको कुमा ने दिया था बोनी को देने के लिए। तो फिर बोनी उस गिफ्ट को देख करके एकदम से ही खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरे पापा का गिफ्ट, आई एम सो हैप्पी, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये तो एक एस्पायर स्टोन है। अब एस्पायर स्टोन का मतलब होता है एक ऐसा स्टोन जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी एबिलिटी टू मेक वाइज एंड गुड चॉइसेस। उसके बाद बोनी बोलती है कि यह नेकलेस तो बिल्कुल देखने में एक सन की तरह लगता है और मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। तो फिर वेगापंक बोनी से बोलता है कि कुमा ने कहा था कि यह लॉकेट उसके लिए एक प्रोटेक्टिव चार्म बन के रहेगा। तो फिर यहाँ पे वेगापंक बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम बच्चे 2 साल में इतना जल्दी, इतना तेजी से इतना ग्रो कर जाओगे। और यहाँ पे वेगापंक लूफी और बोनी का बात कर रहा होता है। तभी बोनी उससे कहती है कि हाँ लूफी, वो तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा है ना। तो फिर वेगापंक बोलता है कि क्या ही गजब का संयोग है कि तुम दोनों, मतलब तुम और लूफी, मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया हूँ कि तुम दोनों एक ही टाइम पे एक साथ ही एक जगह पे यहाँ पे मौजूद हो। और फिर जो वेगापंक होता है वो बोनी को बताने लगता है कि जब तक तुम उस रूम के अंदर थी ना, तब तक एगहेड आइलैंड पे बहुत कुछ हो चुका है। मुझे तो एक्चुअली में लूफी और उसके क्रूमेट्स ने बचाया है। मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में चलते चलते बताता हूँ, तब तक चलो हम लोग उन लोगों को जा करके ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वेगापंक चलते चलते बोनी से बोलता है कि आई एम सॉरी बोनी, बट मेरे पास उस समय पे कोई चॉइस नहीं था, इसमें उस साइंटिस्ट की कोई गलती नहीं है। बेसिकली यहाँ पे वो अपने बारे में बात कर रहा होता है कि वहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर था, असल में तो गलती उन सालों बुड्ढों की थी। तो बोनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हाँ, वो साले बुड्ढे न, सालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में ले आया जाता है, जहाँ पे एगहेड आइलैंड के बाहर में नेवी शिप्स खड़ी होती है और वहाँ पे जो मरीन्स होते हैं वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। तो देखते रहना, एडमिरल के नीचे के लेवल के किसी भी बंदे को अंदर नहीं जाने देना है। फिर एगहेड आइलैंड के बाहर का सीन हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे एगहेड आइलैंड पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। मतलब एक एम्परर ने डॉक्टर वेगापंक को किडनैप कर लिया है और सिचुएशन जो है वो ओहारा से भी बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस हो चुकी है, बहुत ही भयानक सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे। फिर हमें सैटर्न को दिखाया जाता है जो कि बोनी को अपने हाथों में पकड़कर खड़ा होता है और उसको बोल रहा होता है कि सुन बे चिरगुल्ली, तेरा बाप जो है ना अब वो मर चुका है, समझी ना। और इधर जो बोनी होता है उसका हालत को देख करके कोई भी उसका मदद नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उस समय पे सैटर्न का कोई मिस्टीरियस पावर होता है जो सबको रोक के रखा होता है। फिर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा एनर्जी लॉस होने के बाद बुड्ढों की तरह ज़मीन पे पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि भाई कोई तो हमको खाना दे दे यार, कोई तो हमको मीट ला के दे दे। वहीं पे एक वेगापंक की क्लोन होती है, वो बोलती है कि अरे मैं देना तो चाहती हूँ मगर मेरा बॉडी ही मूव नहीं कर रहा, मैं क्या कर सकती हूँ।
और वहीं पे जो सेंटेमारू होता है उसको मरीन्स ने पकड़ के रखा होता है और बगल में ही किजारू पड़ा हुआ होता है ज़मीन पे और बोल रहा होता है, मतलब बोनी और सेंटेमारू का नाम ले रहा होता है। और फिर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैगन इवान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या कि कुमा कहाँ पे गया है। और ड्रैगन यहाँ पे एक और बात बोलता है कि मुझे लगता है ना कि कुमा अपने इंस्टिंक्ट फ्रैगमेंट के पीछे गया हुआ है। अब यहाँ पे ड्रैगन कुछ इंस्टिंक्ट फ्रैगमेंट की बात करता है। हमें क्लियरली यह तो नहीं बताया गया कि इंस्टिंक्ट फ्रैगमेंट क्या चीज़ है, मगर हो सकता है कि कुमा अपने इंस्टिंक्ट के पीछे कहीं पे चला गया होगा। और यहीं पे जो इवान होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कुमा मरीज जो गया होगा। तो ड्रैगन बोलता है कि अगर वो वहाँ गया होगा ना तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अरे अभी तो थोड़े समय पहले उसको वहाँ से बचा करके लेके आए और वो फिर वहाँ चला गया। और फिर हमें बोनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और सैटर्न से बोल रही होती है कि साले बुड्ढे, चाहे तू मेरे को मार ही दे लेकिन मैं भी तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं भी तेरे को मार डालूंगी। और फिर वो अपना डिस्टॉर्टेड फ्यूचर वाला अटैक सैटर्न पे लॉन्च कर देती है और यह अटैक सेम होता है जो लूफी अपने गियर 3 में अटैक यूज़ करता है, सेम उसी की तरह बहुत बड़ा सा पंच। तो वहीं पे सैटर्न देख के बोलता है अरे ये तो बिल्कुल सेम निका की तरह है, मतलब ये तो एकदम सेम है। फिर बोनी अपना पंच मारने ही वाली होती है लेकिन वो अपना पंच नहीं मार पाती है और एक जगह पे बैठ जाती है और फिर खुद से ही बोलने लगती है कि क्यों मैं इतनी वीक होते जा रही हूँ। उसके बाद जो बुढ़ा सैटर्न होता है वो बोनी को फिर से अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था, तू निका का नाम तो जानती होगी क्योंकि तू उस कुमा की बेटी जो है, मगर तुझे उसका सिर्फ नाम पता है, तुझे एग्जैक्टली उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। तू अभी निका के वाइट फॉर्म के साथ करेंटली जो लूफी यूज़ करता है उसके साथ तू अभी इंटरनली कनेक्ट नहीं हुई है। अब देखो भाई यहाँ पे तो बड़ा शॉकिंग चीज़ सब है, मतलब इस लाइन का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है ये तो हम लोगों को नहीं बताया गया है, मगर बोनी जो है वो लूफी के वाइट फॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकती है, ये तो कुछ नया था। मतलब क्या बोनी जो है वो लूफी के उस फॉर्म के सारे पावर्स को भी यूज़ कर सकती है। यहाँ पे तो मतलब कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। वहीं पे जो सैटर्न होता है वो बोनी को बोलता है कि मैं तेरे से बड़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड हुआ ये बात को लेके। यही सब बोलते बोलते सैटर्न जब बगल में देखता है लूफी को तो वहाँ पे बहुत सारा खाना किसी ने लूफी के पास रख दिया होता है और लूफी जो होता है अपना हाथों का यूज़ करके उस खाने को एकदम घपाघप खाए जा रहा होता है, अपना पूरा मुंह जो होता है वो खानों से भर लिया होता है। तो सैटर्न वहीं पे अपने मरीन सोल्जर्स को बोलता है कि अबे कोई तो जाके इसको रोको बे, इसका हाथ को सी प्रिज्म स्टोन से बांध दो और इसको रोको खाना खाने से। उसके बाद वहीं पे जो दो मरीन्स होते हैं वो जाते हैं लूफी को रोकने के लिए और बगल में ही किजारू जो होता है वो मुंह बना के बैठा होता है और अपने में ही कुछ सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं बोनी को जो कि बोल रही होती है कि मैं इस बुढ़े सैटर्न के आसपास रहने की वजह से अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने एज को कम या ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो सैटर्न इसी पे बोलता है कि तेरे को पता है तेरे पास जो भी स्किल या एबिलिटी है ना वो सब मैंने तेरे को दिया है। तो बोनी बोलती है अबे चल बे। तो फिर सैटर्न बोलता है कि हम लोगों ने जब तू बच्ची थी ना तो तेरे जैसे कई बच्चों पे और तुझ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब उसने क्या किया था कि डेविल फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को उन लोगों के अंदर डाल दिया था, मतलब डेविल फ्रूट को डायरेक्ट नहीं खिलाया गया था बच्चों को, उसने डेविल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट लेकर के उन लोगों के अंदर डाल दिया था। और फिर यहाँ पे सैटर्न बोलता है कि हालांकि मेरे को लगा था कि यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वह डेविल फ्रूट बिल्कुल ही बेकार सा था, बिल्कुल अननेसेसरी था और इस डेविल फ्रूट के यूज़र को एबिलिटी होती है कि वह अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हालांकि इस डेविल फ्रूट की पावर कम हो जाती है जब उस यूज़र को फ्यूचर में वह जिसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहता है उसके बारे में नॉलेज अलग हो जो अभी उसको रियलिटी में उसके बारे में है। मतलब यहाँ पे क्लियरली यह तो नहीं बताया गया कि इस लाइन का मतलब क्या है, लेकिन हो सकता है कि सैटर्न यहाँ पे कहना चाहता हो कि बोनी को अभी निका के बारे में सिर्फ नाम पता है, मतलब उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। निका किस तरह से लड़ता है, उसके पास एक वाइट फॉर्म भी है, यह सारी इन्फॉर्मेशन बोनी को पता नहीं है, इसलिए वह निका की पावर को सही से यूज़ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे रियलिटी में जो पता है, मतलब जो नॉलेज है निका के बारे में, और वह फ्यूचर में जो यूज़ करना चाहती है उसके पावर्स को, उसके बारे में जो उसके पास नॉलेज है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे समझ में ये नहीं आया कि हम लोगों को बताया गया था कि बोनी के पास जो है वो एज डेविल फ्रूट का पावर है, मगर यहाँ पे तो
कोई और ही डेविल फ्रूट का बात चल रहा है, कुछ और ही पावर्स की बात चल रही है। मतलब बोनी के पास आखिर में कौन सा डेविल फ्रूट का है और उसका पावर जो है वो किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ भी इस चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है जब अगला चैप्टर आए तो हम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताया जाए। इसीलिए सैटर्न शायद बोनी से बोल रहा था कि तुम निका के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, बल्कि तुम तो उसमें बिलीव भी नहीं करती हो, इसीलिए तुम उसका पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही हो, और इसीलिए मुझे तुमसे इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। फिर बोनी उसको बोलती है कि नहीं, मैं निका में बिलीव करती हूँ, वह एग्जिस्ट करता है और मैं उसे उसी दिन से ढूंढ रही हूँ जिस दिन से मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने मेरे पिता को साइबॉर्ग बना दिया है, और मैं उसे ढूंढ कर उसकी मदद से अपने पिता को तुम लोगों के चंगुल से आज़ाद करवाना चाहती हूँ। तो फिर सैटर्न बोनी से बोलता है कि तू और तेरा बाप बिल्कुल बेकार से नल्ले लेजेंड निका में विश्वास रखते हैं। मुझे याद है तेरे बाप ने मुझसे एक दिन कहा था कि वो भी निका की तरह बनना चाहता है, मतलब वो भी निका की तरह लोगों की जान बचाना चाहता है। फिर सैटर्न एक और बॉम्ब फोड़ता है और एक और चीज़ अचानक से रिवील कर देता है। वो बोनी को बताता है कि मैंने तेरी माँ गिनी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने उसके अंदर सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स डाल दिए थे, बट इस चीज़ का उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग गए थे और तेरी माँ के चेहरे पे ब्लू मार्क्स आ गए थे, जिसके वजह से उसको एक खतरनाक सा डिजीज़ हो गया था और यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया था। मगर जब तू पैदा हुई तो तेरे अंदर भी वो ब्लू मार्क्स वाले डिजीज़ आ गए थे और तेरी माँ जो है वो होली लैंड की 8th लेडी बन गई थी। और यह सब जान के जो बोनी होती है वो एकदम से ही शौक में आ जाती है और सोचने लगती है कि साला बुड्ढा कितना कमीना है रे तू सैटर्न। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है एगहेड में। फिर कुछ मरीन जहाँ पे ब्लास्ट हुआ होता है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि एक पैसिफिस्ट है जिसके हाथ में पॉ पॉ का शेप बना हुआ है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि यह फॉर्मर वॉरलॉर्ड कूमा है। फिर वह तुरंत ही सैटर्न को बताते हैं कि कूमा यहाँ पर आ चुका है, तो सैटर्न भी यह जानकर एकदम चौंक जाता है कि कूमा यहाँ कैसे आ सकता है, मतलब उसको भी एकदम विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर सैटर्न सीधा ऑर्डर दे देता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कूमा को रोको, चाहे उसको पूरा जान से मारना पड़े लेकिन उसको रोको। फिर सारे मरीन्स कूमा को रोकने के लिए अपना सारा बंदूक, तोप, बम जो कुछ भी होता है सब लेकर आ जाते हैं और कूमा पे अटैक करने लगते हैं, उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कूमा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है इन सब के कारण, लेकिन वो जब यहाँ आया था तो पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज था, मगर इन सब चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बस भागे जा रहा होता है एगहेड के सेंटर की तरफ। और यहाँ पे जो बोनी होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि यह सब मेरी गलती है, मेरे वजह से ही मेरे पापा का ये हालत हो गया है, मुझे ही इतनी खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए उन्हें खुद का सौदा करना पड़ा और अपने आप को एक साइबोर्ग में कन्वर्ट कराना पड़ गया, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। आई एम सॉरी फादर। फिर सैटर्न बोनी से बोलता है कि चल बे अब चुप हो जा, तेरे अब इन बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर वह अपने मरीन्स को ऑर्डर देता है कि बोनी का सर उड़ा दो। तभी वहां पे कूमा पहुंच जाता है और सैटर्न के लेफ्ट और राइट में इतना बड़ा सा ब्लास्ट करता है कि उसके सारे मरीन्स हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर सैटर्न और गुस्सा हो जाता है और वह बोनी को जमीन पे पटक देता है और अपने नुकीले नाखून से उसको मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां कूमा आ जाता है और उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ पे बोनी को वो बचा लेता है। और फिर कूमा बोनी को साइड में रख देता है और सैटर्न का पैर पकड़ लेता है और फिर एक मुक्का एकदम तैयार कर रहा होता है, उस पर ऑर्नामेंट हाकी चढ़ाता है और सैटर्न को मारने की फुल तैयारी कर लिया होता है। यह देखकर सैटर्न का भी गांठ फट जाता है कि भाई आज तक ले कूमा को इतना गुस्सा में कभी नहीं देखे, मतलब सही में वहाँ पे कूमा बहुत ज़्यादा गुस्सा में था और पंच मारने जा ही रहा था, तभी यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ पे तो चैप्टर खत्म हो गया, मगर बहुत सारा सवाल छोड़ गया हम लोगों के लिए कि आखिर बोनी का डेविल फ्रूट है क्या और उसकी पावर्स क्या है और आखिर कूमा यहाँ पे आ कैसे गया। मतलब उसकी तो सारी मेमोरीज मिटा दी गई थी और वो एक साइबोर्ग बन गया था, तो उसे ये सब पता कैसे चला और वो एकदम से यहाँ पे आ गया। मतलब उसे याद कैसे है कि बोनी उसकी बेटी है। और सैटर्न को तो वो ऑलमोस्ट मुक्का मारने ही वाला होता है, भाई एक मुक्का मार देना साले बुड्ढे को, मजा आ जाएगा। मतलब उसने कूमा
कुमा के साथ ना सही में भाई बहुत बुरा किया है। मतलब उसके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ा उसने। इस चैप्टर से हम लोगों को पता चला कि हर एक फैमिली मेंबर पे उसने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं भाई। उस बुढ़े ने कुमा के हर एक फैमिली मेंबर पे एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया भाई। अगले चैप्टर में ना कुमा उस साले को एक जोर का पंच मार देना, तभी भाई थोड़ा मोड़ा हम लोग को खुशी मिलेगा। और लूफी भी अपना जो है वो खाना पीना खा के एकदम रेडी हो गया है, मतलब चार्ज अप हो रहा है। तो हो सकता है अगले चैप्टर में वो भी फाइट करने आ जाए और दोनों मिल के साले बुढ़े की ना अच्छे से धुलाई करे, तब ये मजा आएगा थोड़ा मोड़ा। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।